प्यारे बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, चैप्टर नंबर 6 तक जो है हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 7th साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्रम से वीडियो डले हैं। चैप्टर ध्यान से समझ सकते हैं और साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर, जो है हमारा जंतुओं में पोषण। तो इस चैप्टर में बच्चों हम क्या क्या पढ़ेंगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमें पोषण की क्यों आवश्यकता है, भोजन अंतर्ग्रहण की कौन सी विधियां हैं, मानव में जो है वो पाचन किस प्रकार से होता है, और घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरीके से होता है। साथ ही अमीबा, हाइड्रा आदि जो सूक्ष्म जीवों हैं उसमें संभरण एवं पाचन कैसे होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि चाहे वो जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पौधे हों ना, सभी को बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए जो है वो क्या चाहिए है, ऊर्जा चाहिए है। और ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, भोजन से प्राप्त होती है। तो यानी निश्चित रूप से सभी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बहुत सारे जंतु जो है, छोटे छोटे चाहे जंतु हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे दूसरे कोई भी जंतु हों, तो कुछ जंतु घास या छोटे पौधों को खाते हैं, कुछ फल फूल खाते हैं, पत्तियों आदि को खाते हैं, और कुछ जो है वो जंतुओं को भी अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जीवों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है उसको पचाने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को ही पोषण कहा जाता है। अब बात करते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों है बच्चों, सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में ना अच्छे उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास के लिए और गतिशीलता बनाए रखने के लिए जो है वो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपने बच्चों देखा होगा कि आप लगातार कई घंटे तक कार्य कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको जो है थकान लगने लगती है। देखा है ना, आप अक्सर थक जाते होंगे, ज़्यादा देर तक आप पढ़ते होंगे, खेलते होंगे या कोई कार्य कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा होता है, हमें थकान क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर से जो है वो ऊर्जा खर्च होती जाती है और ऊर्जा जो है हमारे शरीर से धीरे धीरे ख़त्म होती है, इसलिए हमें थकान लगने लगती है। जब थकान लगती है तो यानी आपको भूख महसूस होती है, ये भोजन की आवश्यकता महसूस होती है, और आप जो है वो फिर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है वो आप अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसके रूप में, भोजन के रूप में आप क्या ग्रहण करते हैं बच्चों? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सब घी, फल ना, ये सब चीज़ें जो है हम ग्रहण करते हैं। तो भोजन के माध्यम से ही सभी आवश्यक तत्व जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं बच्चों रोटी और चावल से, तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, दाल से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, घी से हमें वसा प्राप्त होता है, फल और सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? विटामिन प्राप्त होते हैं। तो ये सभी जटिल अवयव जो है, जो भी सारे जटिल अवयव यौगिक हैं, उनका उपयोग हम शरीर में सीधे रूप से नहीं कर सकते हैं, इनको पचाने की भी आवश्यकता होती है। तो खाना जो है छोटे छोटे भागों में टूटता है, हम पहले मुंह में चबाते हैं, इसके बाद हमारे पेट में जाता है, फिर पाचक रस मिलता है और उसका पाचन होता है। तो पाचन योग्य बनाना जो है इसको ज़रूरी है, तभी हमें जो है ऊर्जा मिलेगी और उसके बाद जो है हम उसका उपयोग कर सकेंगे। तो जटिल एवं अघुलनशील पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे क्रम को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पाचन आप समझ में आ गया आपको कि क्या चीज़ है। तो जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे क्रम को ही पाचन कहा जाता है। इस प्रकार से बच्चों पोषण प्रक्रिया जो है उसके दो भाग हो गए। पहला क्या कि हम पहले भोजन को ग्रहण करेंगे, है ना, उसके बाद ही तो उसका पाचन होगा। तो पहला भाग हो गया विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना अथवा अंतर्ग्रहण, और उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट क्या हो गया, उसका पाचन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम कोई भी चीज़ जो है वो पाचन जो है प्रक्रिया जो है दो भागों में बटी हुई है। अब हम बात करते हैं बच्चों भोजन अंतर्ग्रहण करने की विधियाँ, यानी भोजन हम किस तरीके से ग्रहण करते हैं। तो निश्चित रूप से जनरली ज़्यादातर जंतुओं में, मनुष्यों में जो है भोजन किस तरीके से हम ग्रहण करते हैं? मुख के द्वारा खाना जो है हम अपने मुँह के द्वारा खाते हैं ना। तो अब ये तो हम जनरली सभी जंतुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि चींटी, मक्खी, केचुआ, गौरैया, मेढक जो है वो अपने भोजन को किस तरीके से ग्रहण करते हैं। तो इनके लिए क्या कुछ अलग टाइप के अंग होते हैं? मक्खी, मधुमक्खी, तितली ना, ये जितने भी कीट हैं उनके मुखाग्र जो है वो विशेष प्रकार के होते हैं। टिड्डे के पैने मुखांग होते हैं,
और मधुमक्खी, तितली आदि में लंबी नलिका टाइप की जो है संरचना होती है भोजन ग्रहण करने में, ताकि उनको आराम रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों और भी है, जैसे कि सरीसृप की हम बात करें तो सरीसृप मतलब जैसे कि छिपकली हो गया और सांप हो गया। तो जो सरीसृप वर्ग के जो जंतु हैं तो उसमें क्या होता है, तो छिपकली की जैसे मान लीजिए आप दांत देखते होंगे तो मुड़े और नुकीले हुए होते हैं। इसमें चबाने वाले दांत नहीं होते हैं, क्योंकि ये भोजन को जो है छिपकली जो है वो पूरा निगल लेती है। तो सरीसृप वर्ग में जनरली ऐसा ही होता है। और जो स्तनधारी हैं जो उनको दांत काटने, फाड़ने, चबाने के जो है अनुरूप होते हैं। पक्षियों में जो पक्षी आपने देखा होगा जनरली उनकी क्या होती है, चोंच होती है। चोंच की आकृतियाँ बच्चों अलग अलग होती हैं, जो दाना चुगने, शिकार पकड़ने और फाड़ने के काम आती है ना। और कुछ पक्षी जैसे बाज, चील के पंजे पैने और मजबूत होते हैं, जो भोजन को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जैसे बाज जो है वो चील के पंजे मजबूत होते हैं, पकड़ने में सहायता करते हैं। इसके अलावा बच्चों जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे अमीबा की बात करें तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो है वो पादाभों द्वारा उनके होता है। और हाइड्रा जो है उसके जो स्पर्शक होते हैं उसके द्वारा अपना भोजन वो ग्रहण करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जंतुओं द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो उसका पाचन किस तरीके से होता है ना। तो जब हम भोजन खा लेते हैं, मुंह के द्वारा हो, चाहे पंजे, चाहे चोंच के द्वारा हो, चाहे दूसरे अंगों के द्वारा हो, तो भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य जो है या मानव में होने वाली जो पाचन की क्रिया जो है वो किस तरीके से होती है। तो मनुष्यों में पाचन की प्रक्रिया जो है, तो सबसे पहले क्या है कि मनुष्यों में जो भोजन ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा। यहाँ पर देखिए मुख बनाया गया है, चित्र में भी ध्यान से देखते चलिएगा। और भोजन जो है ये देखिए एक लंबी सी नली दिख रही है ना, जिसे क्या कहा जाता है, आहार नली कहा जाता है। तो भोजन जो है एक लंबी नलिका के द्वारा गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा द्वार या मल द्वार के द्वारा आहार नाल के ये जो मल द्वार, ये सारे जो हैं बच्चों क्या हैं, वो जो हमारी आहार नाल है या पाचन की प्रक्रिया के जो है वो विभिन्न भाग हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत ना, और ये बड़ी आंत, ये सब जो है क्या है, हमारे जो पाचन की प्रक्रिया के लिए जो आहार नाल है उसके अंतर्गत आते हैं, उसके विभिन्न भाग हैं। तो अब पाचन किस तरीके से होता है आहार नली में हमारे, तो सबसे पहले मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा जाता है, चबाया जाता है। हम दांतों के द्वारा चबा करके भोजन करते हैं ना, तो उससे अनाज क्या होता है, भोजन जो होता है वो छोटे छोटे जो है वो टुकड़ों में टूटता है। फिर मुख में जब है सभी दांतों की संरचना व कार्य बच्चों समान नहीं होते हैं। आपने देखा होगा दांत भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आपको पता होगा मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं और उनका कार्य भी अलग अलग होता है बच्चों। जो पहला है वो कृंतक दांत जो काटने के लिए कार्य करते हैं, और दूसरा है रदनक जो फाड़ने का कार्य करते हैं, और अग्र चवर्णक जो पीसने या चबाने का कार्य करते हैं, और चौथा जो है प्रकार है वो चवर्णक जो पीसने और चबाने का भी कार्य करते हैं। बच्चों ये जो दांत होते हैं उनकी जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। और ये जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है ना, यानी सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ क्या है, वो जो दांतों के ऊपर पाए जाने वाला इनेमल। ठीक है, और ये मुख्यतः बच्चों कैल्शियम इनेमेलिन नामक जो है लवण और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कैल्शियम इनेमेलिन नामक जो है लवण और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ये जो है सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए आपके दांत की जो है वो किस तरीके से जो है बनावट है, किस तरीके से उसमें व्यवस्थित रहते हैं हमारे मुंह के अंदर दांत। तो यहाँ दांतों के प्रकार भी बताए गए हैं और दांत जो है वो किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। तो दांतों के द्वारा काटे गए और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियाँ जो है के माध्यम से लार जो है स्रावित होती है, जो कि भोजन में हमारे मिल जाती है, जिसके कारण भोजन हमारा क्या हो जाता है, चिकना व लसलसा हो जाता है। तो आपने देखा होगा बच्चों कि रोटी को ज़्यादा देर तक चबाने से वह क्या लगने लगती है, मीठी लगने लगती है, क्योंकि लार में जो है टायलिन नामक जो है एंजाइम होता है, जो रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को जो है वो मीठे मीठे ग्लूकोज के कणों में बदल देता है। इसीलिए जो है ज़्यादा चबाने पर रोटी क्या होती है, मीठी लगती है। और लार के साथ ही चिकना होकर के भोजन जो है आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंच जाता है। यहाँ पर भोजन का पाचन जो है बच्चों होता नहीं है ग्रास नली में। ग्रास नली से भोजन जो है वो सीधे कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है, और भोजन जो है काफ़ी देर तक वहाँ पर अमाशय में रहता है। और जो अमाशय की दीवारें होती हैं बच्चों
उसमें से एक रस उत्पन्न होता है जिसे जठर रस कहा जाता है, और जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्म होता है, जिसके कारण जो है भोजन हमारा जो है वो पचता है। तो पाचक एंजाइम जो होते हैं पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं उसी में से। तो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और जो रेनिन एंजाइम होता है उसके द्वारा दूध या दही का पाचन होता है। तो यहाँ पर जो है जो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं, पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और रेनिन जो है दूध को जो है दही में बदल देता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निम्नलिखित कार्य करता है। तो इसके और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है और भोजन में उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और अमाशय से भोजन जो है वो छोटी आंच जो है उसमें पहुँचता है, और वहाँ पर बच्चों पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस दोनों ही नलिकाओं के द्वारा पहुंचते हैं, और इन रसों में उपस्थित जो है एंजाइम है जो होता है वो भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। पाचन के फलस्वरूप भोजन जो है वो तरल अवस्था में आ जाता है और छोटी आंत के अंतिम भाग में फिर पहुंचता है। इसकी दीवारों पर अंगुलीनुमा जो है उभार जो है जिसे विलाई कहा जाता है, तो उस तरीके से अंगुलीनुमा उभार पाया जाता है, जिसमें इस भाग के द्वारा क्या होता है, जो पचे हुआ भोजन है उसके पोषक पदार्थ जो है वो अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? अवशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। और अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग जो है वो कोशिकाओं के द्वारा शरीर की वृद्धि करने के लिए एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए किया जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। तो अब इसमें बच्चों होता क्या है, इसमें जो है भोजन का अनुपयोगी भाग जो होता है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। ठीक है, तो छोटी आंत में ही सारा पाचन हो जाता है। इसके बाद जो है उसमें से अवशोषण भी हो जाता है, और अवशोषित जो है भोजन जो है किया हुआ भोजन जो है वो शरीर की कोशिकाओं के द्वारा शरीर की वृद्धि करने में और अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जो है वो चला जाता है, और यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब जो बचा हुआ अनुपयोगी भाग रहता है वो बड़ी आंत में जाता है, और इसमें जो है यहाँ पर जो है इसमें से अतिरिक्त पानी जो है वो क्या होता है, निकल जाता है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और ठोस पदार्थ के रूप में जो है बचा हुआ अपशिष्ट जो होता है वो अर्ध ठोस के रूप में लगभग होता है, जो कि मलाशय में एकत्रित हो जाता है, और जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में जो है वो पॉटी के रूप में जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण की कहलाती है। इस प्रकार से पोषण की प्रक्रिया जो है, जो यहाँ पर चरण है उसको ध्यान से देखिए, उसी में ही पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके लिए अलग अंग निर्धारित है, हमारा मुंह। उसके बाद आहार नली पूरी होती है, उसमें जो है पाचन होता है, फिर उसके बाद अवशोषण होता है, इसके बाद स्वांगीकरण होता है, और उसके बाद लास्ट में जो है वो भोजन जो है वो मलाशय के में एकत्रित हो जाता है, और उस भोजन नहीं सॉरी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है, और गुदा द्वार के द्वारा जो है वो बाहर मल के रूप में निकाल दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है विभिन्न अंगों में जो है वो पाचन की प्रक्रिया होती है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और बच्चों